नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 13 जनवरी 2023 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। देखो, ट्रैवल करने की वजह से ना हम उस फॉर्मेट में नहीं डिस्कस कर पा रहे हैं आज। मतलब इस फॉर्मेट में भी डिस्कस करना बहुत मुश्किल साबित हो रहा था माइक की प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए डिस्कशन ज़रूरी है। और आज हम 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, हिंदू का डिस्कस करेंगे। एम के नारायणन का ये आर्टिकल है, मतलब आर्टिकल्स का जो नंबर है वो आगे पीछे हो सकता है। हिंदू का एक ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एम के नारायणन कहते हैं 2023 का जो साल है वो चैलेंजेस वाला होगा। और आरवीएम से संबंधित आर्टिकल हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। 2-3 आर्टिकल्स का कंपाइलेशन है रिमोट वोटिंग मशीन से संबंधित। सबसे लास्ट में ई बसेस से संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले एक एथिक्स का एग्जाम्पल आपको बताता हूं। एग्जाम्पल देखो ये है, कोलिजियम ने सौरव कृपाल का नाम रेकमेंड किया है प्रेसिडेंट के पास, इनको दिल्ली हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करने के लिए। विश्वास देखो ये किया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनके नाम को स्वीकार ही करेगी। तो जब ऐसा हो जाएगा ना, तो ये इंडिया के फर्स्ट ओपनली गे जज होंगे। ये देखो संकेत देता है कि भारत और भारत का जो समाज है कितना ज्यादा ओपन हो रहा है, कितना ज्यादा इंक्लूसिव हो रहा है, कितना ज्यादा टॉलरेंट हो रहा है। तो एथिक्स ऐसे में जब इन चीजों के बारे में आपको लिखना हो ना, तब आप ये एग्जाम्पल जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। सौरव कृपाल का, इवन इनके जो फादर थे वो इंडिया के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो ये एग्जाम्पल था। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिमोट वोटिंग से संबंधित है और आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, ये आर्टिकल हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन उस समय ब्रीफ में डिस्कस किया था। आज थोड़ा डिटेल में है, आज थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम ये समझेंगे रिमोट वोटिंग का पूरा कंसेप्ट है क्या। बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स अपना घर बार छोड़कर दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में काम करने के लिए चले जाते हैं। जैसे बिहार का एक वर्कर चला गया गुजरात में। अब देखो, वो गुजरात के सूरत में काम कर रहा है, उसकी जो होम कंस्टिट्यूएंसी वो छपरा है, तो वो सूरत में रहते हुए वोट नहीं कर पाता। अब वापस स्पेशल वो वोट देने के लिए जा नहीं सकता छपरा, क्योंकि देखो बहुत खर्चा होता है, आने जाने का किराया भी बहुत लगता है। इस वजह से एक तरफ देखो डेमोक्रेसी इंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि एक गरीब पर्सन जो दूसरे राज्य में गया है काम करने के लिए, वो अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मतलब डेमोक्रेसी जो है वो इंक्लूसिव नहीं है। दूसरा देखो, टर्नआउट भी कम रहता है इलेक्शन में। हालांकि देखो, भारत में दूसरे देशों के अपेक्षाकृत इलेक्शन में जो टर्नआउट है वो ठीक ठाक रहता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कोशिश ये है इसे ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज किया जाए। इवन देखो, जो एनआरआई हैं, मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन, वो भी देखो स्पेशल देश में आ नहीं पाते वोट देने के लिए। वो चाहते हैं कुछ ऐसा हो जाए कि हम दूसरे देश में रहते हुए भी अपने वोट के अधिकार को यूज कर सकें। तो इन चीजों को एड्रेस करने के लिए ना इलेक्शन कमीशन ने रिमोट ईवीएम डेवलप करवाई है, रिमोट वोटिंग मशीन, आरवीएम उसका स्पेसिफिक नाम है। अभी 16 जनवरी को अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया गया है कि आप आइए देखिए हमने क्या डेवलप किया है। क्योंकि देखो, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इस पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस में एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं, तो उनको ट्रस्ट में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले आरवीएम का प्रोटोटाइप, यानी आरवीएम का जो नमूना है वो पॉलिटिकल पार्टीज को दिखाना चाहता है, ताकि उनको ट्रस्ट में लिया जा सके कि हमने क्या डेवलप करवाया है। ये जो आरवीएम है, रिमोट वोटिंग मशीन, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेवलप करवाया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ईसीआईएल के असिस्टेंस से। मतलब दोनों ने साथ दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तब जाके ये आरवीएम बना है। इसमें देखो 3 एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम आरवीएम की फंक्शनिंग को समझें, हार्डवेयर एंड वोटिंग प्रोसेस, दूसरे नंबर पे प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, तीसरे नंबर पे सिक्योरिटी। सबसे पहले है हार्डवेयर एंड वोटिंग प्रोसेस। देखो, जो रिमोट वोटिंग मशीन है ना, ये भी ईवीएम की तरह स्टैंड अलोन नॉन नेटवर्क सिस्टम है। स्टैंड अलोन नॉन नेटवर्क सिस्टम के होने का मतलब ये है, ये आरवीएम किसी प्रकार के इंटरनेट से नहीं कनेक्ट रहेंगी। ये बताना देखो इसलिए जरूरी है क्योंकि इंटरनेट से जब ईवीएम मान लीजिए कनेक्ट हो जाए ना, तो फिर हैकिंग का खतरा हो सकता है। लेकिन अगर ईवीएम या फिर अब आज वाले आर्टिकल में आरवीएम यानी रिमोट वोटिंग मशीन, ये इंटरनेट से कनेक्ट होंगी ही नहीं,
तो इनको हैक करना मुश्किल है, हैक नहीं किया जा सकता फिर इनको। इसलिए इस वर्ड पे फोकस किया जा रहा है, स्टैंड अलोन नॉन नेटवर्क सिस्टम, यानी किसी प्रकार के दूसरे नेटवर्क से इनको नहीं जोड़ा जा सकता। अब काम कैसे करेंगे ये? जैसे मान लीजिए गुजरात का जो सूरत है, यहां पे बड़ी संख्या में दूसरे शहरों से, दूसरे मतलब जो पिछड़े हुए राज्य हैं हमारे देश में, वहां से माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल उड़ीसा की कोई कंस्टिट्यूएंसी है गोपालगंज, सिर्फ नाम देने के लिए है, इसे आप बिल्कुल सीरियस मत लीजिएगा, मतलब ऐसा मत बोलिएगा कि इस कंस्टिट्यूएंसी से माइग्रेंट वर्कर्स नहीं जाते, ये तो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए उड़ीसा के गोपालगंज से जाते हैं, छपरा से जाते हैं, गया से जाते हैं, एग्जाम्पल है। अब ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो वर्कर्स हैं ना, वो सूरत में रह के काम कर रहे हैं। अब देखो होगा क्या, सबसे पहले ना इन वर्कर्स को, इनको वापस नहीं जाना अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में काम करने के लिए, इनको यहीं पर वोट देना है सूरत में रहते हुए। तो सबसे पहले तो ना अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी के रिटर्निंग ऑफिसर के पास इन्हें रजिस्टर करवाना होगा कि भैया हम इस प्रकार से रिमोट वोटिंग करना चाहते हैं। या तो ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो सकता है या फिर ये रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन भी हो सकता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद इनको ना एक आई कार्ड मिलेगा, आई कार्ड पे एक क्यूआर कोड भी होगा। अब इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। इनको रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो आई कार्ड मिलेगा ना, उसमें एक क्यूआर कोड भी होगा। अब ये जाएंगे इलेक्शन वाले दिन उस बूथ पे, सूरत में ही, अपनी होम कंस्टिट्यूएंसी में नहीं जाएंगे, सूरत में ही उस बूथ पे जाएंगे जहां पे आरवीएम पड़ी है। अब आप बोलोगे सर एक ईवीएम में तो हमने भी वोट किया है, आपके मन में आया होगा सर हमने भी वोट किया है, एक ईवीएम में तो मान लीजिए 64 कैंडिडेट्स के लिए वोट किया जा सकता है मैक्सिमम। तो फिर अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज के जो लोग हैं सेम बूथ से कैसे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वोट करेंगे? जेन्युइन क्वेश्चन है ना, आना चाहिए आपके दिमाग में कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि 72 कंस्टिट्यूएंसीज के जो लोग हैं एक ही बूथ से वोट कर सकते हैं, कैसे ये पॉसिबल है? क्या 72 ईवीएम रखी जाएंगी? नहीं नहीं नहीं, होगा क्या, आरवीएम के साथ ना एक डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड अटैच होगा, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड। अब देखो वहां पे ना आरवीएम के ऊपर एक जगह होगी क्यूआर कोड स्कैन करने की। अब जो लोगों के पास जो रिमोट वोटिंग मशीन की सहायता से अपनी कंस्टिट्यूएंसी में वोट करना चाहते हैं, उनकी आईडी कार्ड में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक क्यूआर कोड होगा। तो ना वहां पे वो अपने क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे आरवीएम के ऊपर, तो ना आरवीएम के ऊपर जो पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट्स हैं ना, उनकी लिस्ट अपीयर हो जाएगी। समझ गए? इस प्रकार से सिस्टम है। ऐसे ही तो 72 कंस्टिट्यूएंसीज के लोग एक साथ एक ही बूथ से अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए वोट कर सकेंगे। वो पूरा प्रोसेस ऐसे चलेगा, आरवीएम के साथ एक डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड अटैच होगा, आरवीएम पे एक जगह होगी क्यूआर कोड को स्कैन करने की। जो वोटर होगा वो अपने वोटर आईडी पर मौजूद क्यूआर कोड को स्कैन करेगा और उसकी कंस्टिट्यूएंसी के जो कैंडिडेट्स हैं ना, उनकी लिस्ट अपीयर हो जाएगी और उसमें से फिर वो चूज कर सकता है कि किसको मुझे वोट देना है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। ऐसे ये पूरा कंसेप्ट चलेगा। समझ गए? अब ये दूसरे नंबर पे आता है प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो मैंने आपको बता दिया कि प्री रजिस्टर वोटर को करवाना होगा ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। स्पेशल पोलिंग स्टेशंस होंगे जो दूसरे राज्यों में सेटअप किए जाएंगे, जहां पे जाके ये वोटर्स अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए वोट कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी देखो, सिक्योरिटी में ये कहा जाता है इंटरनेट से नहीं कनेक्ट होंगी ये मशीन किसी प्रकार की, और जो रिटर्निंग ऑफिसर है जो रिमोट लोकेशन पे मौजूद है, वो अपनी लैपटॉप की सहायता से सिंबल्स को अपलोड करेगा, जिसे देखो वेरीफाई भी किया जा सकता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। और यही जो सिंबल हैं वो देखो रिमोट वोटिंग मशीन की डिस्प्ले यूनिट पर विजिबल होंगे। तो इस प्रकार से, क्योंकि ये पूरी आरवीएम जो है इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होंगी, मैक्सिमम सिक्योरिटी इंश्योर की जा सकती है। अब बात आती है सिग्निफिकेंस क्या है रिमोट वोटिंग की। देखो सबसे पहली चीज, 2020 में ना हमारे देश में 600 मिलियन इंटरनल माइग्रेंट्स थे और 85% जो माइग्रेशन होता है विद इन स्टेट्स होता है। जैसे बिहार के अंदर ही कोई वर्कर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है काम करने के लिए, और माइग्रेशन जब हो जाता है ना, वो अपनी होम कंस्टिट्यूएंसी में वोट नहीं कर पाता पर्सन, आपको पता है,
और जो रीजंस मैंने शुरुआत में बताए, आपको याद होगा, डेमोक्रेसी इंक्लूसिव नहीं रहती, टर्नआउट कम हो जाता है। टर्नआउट देखो पहले की अपेक्षाकृत हमारे देश में काफ़ी इंप्रूव हुआ है। जब सबसे पहली बार वोटिंग हुई थी ना 51-52 में, तब तो कितना मुश्किल था इलेक्शन करवाना, फर्स्ट इलेक्शन, क्योंकि अंग्रेजों ने तो कभी इलेक्शन करवाया नहीं सीरियसली। तो पहले इलेक्शन में टर्नआउट था 45.7%। 1960-70 में टर्नआउट हुआ 50 से 60% के बीच में, और 2014 और 19 के इलेक्शन में टर्नआउट पहुंचा 66.44% और 67.40%। लेकिन अभी भी सोच के देखिए यार, 33% जो लोग हैं अभी भी अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो इस आंकड़े को कम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, इंक्लूजन आएगा, इससे गरीब भी वोट कर सकेंगे, जिनको मजबूरी में दूसरे राज्यों में या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है, उनको वोट देने का अधिकार मिलेगा, डेमोक्रेसी और इंक्लूसिव होगी। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो रिमोट वोटिंग के कंसेप्ट में ना चैलेंजेस भी काफ़ी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ एक्ट्स में अमेंडमेंट करनी होगी, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और 1951, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टरल्स रूल्स 1960। इन सब एक्ट्स में और रूल्स में आपको बदलाव करना होगा। माइग्रेंट वोटर को डिफाइन करना होगा, कितने समय तक कोई पर्सन दूसरी जगह पर रहा तो उसे माइग्रेंट माना जाएगा, समझ रहे हो। और देखो ये पर्पस जो है रिमोट वोटिंग का, इसको भी डिफाइन करना होगा, लाइक वेदर रिमोटनेस मीन्स आउटसाइड द कंस्टिट्यूएंसी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। मतलब क्या कोई एक पर्सन दूसरे राज्य में जाता है सिर्फ उसे रिमोटनेस माना जाएगा, या फिर अपनी कंस्टिट्यूएंसी को छोड़ के मान लीजिए साथ वाली कंस्टिट्यूएंसी में जाके रहने लगता है जो सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है, क्या उसे भी रिमोटनेस माना जाएगा। इस पर भी एक सीरियस क्वेश्चन खड़ा होता है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज बहुत सारे हैं, जैसे देखो माइग्रेंट वर्कर्स का कॉम्प्रिहेंसिवली डेटाबेस चाहिए इसे इंप्लीमेंट करने के लिए। रिमोट लोकेशंस पे सीक्रेसी इंश्योर करना जरूरी है। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए बिहार में इलेक्शन है और महाराष्ट्र में इलेक्शन नहीं है। अब देखो महाराष्ट्र की किसी जगह पे रिमोट वोटिंग मशीन लगाई जाती है, तो बिहार में जितनी सीरियसनेस होगी इलेक्शंस कंडक्ट करने की, हो सकता है महाराष्ट्र में उतनी सीरियसनेस ना हो ना। वहां पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, उतनी सीरियसनेस नहीं होगी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेके। और इसके अलावा वहां पे हो सकता है उतनी सीक्रेसी ना मेंटेन की जाए जितना कि गृह राज्य बिहार में मेंटेन की जाए इलेक्शन के दौरान। तो ये सब भी चीजें चैलेंजेस हैं। इसके अलावा जगह डिसाइड करना, रिमोट पोलिंग बूथ कहाँ पे लगेंगे, और पोलिंग पर्सनल को अपॉइंट करना। जैसे बिहार का इलेक्शन है, गुजरात में वोटिंग मशीन लगानी है, तो बिहार से गुजरात में जाएंगे लोग पर्सनल वहाँ पे रिमोट वोटिंग मशीन इस्टेब्लिश करने के लिए, ये भी दिखते हैं। अवेयरनेस मेंटेन करना भी जरूरी है। अब ये कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर भी दिया तो माइग्रेंट वर्कर्स क्या इसका लाभ उठाएंगे, क्या उनको पता लग पाएगा ऐसा कोई कंसेप्ट आया है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल दिखते हैं, जैसे देखो मल्टी कंस्टिट्यूएंसी आरवीएम जो अभी हमने कंसेप्ट डिस्कस किया, आपको तो समझ में आ गया पहली बार में। लेकिन अब वो लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें क्यूआर कोड स्कैन करवाना, फिर वो चूज करेंगे सारा सिस्टम। ऐसा नहीं कि वो सिस्टम देख के घबरा सा जाएं, तो इस सिस्टम से फैमिलियर होने में भी उनको समय लगेगा। एक सेकेंड, ये पॉपअप आ गया, हटा देता हूँ। हाँ, अब इसके बाद वोट कास्ट जो हुए हैं रिमोट लोकेशंस पे, वहाँ पे उन वोटों की गिनती करना, ये भी एक चैलेंज है। देखो ये जो पूरा सिस्टम है ना, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को तो फेवर कर सकता है, क्योंकि अब बिहार में इलेक्शन है, गुजरात में वोटिंग मशीन लगती है, तो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है तो वो वहाँ पे भी चुनाव प्रचार कर सकती है, उसकी यूनिट वहाँ पर भी है। अब कोई छोटी पॉलिटिकल पार्टी है जो बिहार तक सीमित है, वो अपने बंदों को गुजरात में भेजे, ये मुश्किल हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो। नेक्स्ट है अर्बन एपैथी। देखो बहुत सारे वोट तो ना वोटर इसलिए वोट नहीं देते क्योंकि वो शहरों में टेंडेंसी होती है ना, कुछ नहीं बदलेगा, हमारा वोट से कुछ नहीं होगा, एक वोट से वो छुट्टी मना लेते हैं, वोटिंग मतलब वोट अपने बूथ तक जाते नहीं हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यूनियन स्टेट राइट्स के बीच में टकराव। अभी देखो जो वोटिंग रोल है ना, उसको तैयार करवाने की पूरी जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास है, लेकिन जब ये कंसेप्ट इंप्लीमेंट होगा ना, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि हम एक कॉमन इलेक्टोरल रोल बनवा लेंगे स्टेट असेंबलीज के लिए भी, लोकल बॉडीज के लिए भी, लोकसभा के लिए। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का कहना है हमारे दायरे में ये चीज़ आती है, आप हमसे मत छीनिए। इसके बाद नेक्स्ट है कंसर्न रेज बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उन्होंने कंसर्न रेज किया है, इन टर्म्स को डिफाइन करना जरूरी है, जैसे माइग्रेंट वर्कर, ऑर्डिनरी रेजिडेंस, टेम्परेरी एब्सेंस,
ताकि किसी प्रकार का कोई एम्बिग्युइटी ना हो, विवाद उत्पन्न ना हो। अब नेक्स्ट है वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में कहा जाता है, देखो सभी स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट होना जरूरी है। ट्रस्ट नहीं होगा ना तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज का, लोगों का इस पूरी प्रोसेस पे ना विश्वास नहीं आएगा, लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और पूरा जो ये इनोवेटिव कंसेप्ट है ना धरा का धरा रह जाएगा। इसके अलावा डिबेट होनी चाहिए पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में, जहां पर भी होनी है, तभी जाके रेलेवेंट लॉ बने। लास्ट में ये कहा जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखो अपनी रेपुटेशन के लिए जाना जाता है, ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी के लिए जाना जाता है। तो ये नया कंसेप्ट लाने से पहले ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए वोटर्स में, पॉलिटिकल पार्टीज में और सभी स्टेक होल्डर्स में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया रिमोट वोटिंग मशीन से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद दूसरा जो आर्टिकल है वो एम के नारायणन का है। एम के नारायणन देखो पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोस्ट पर भी रह चुके हैं, जिस पोस्ट पर आज के समय में अजीत डोवल हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो एम के नारायणन का ये कहना है 2023 का जो साल है ना, इस साल में वर्ल्ड में और ज्यादा इंस्टेबिलिटी और ज्यादा अनसर्टेनिटी रह सकती है। सबसे पहला पॉइंट वो देते हैं, यूक्रेन रशिया वार अभी चल रहा है। यूक्रेन रशिया वार में ना एस्केलेशन बढ़ सकता है। अब एस्केलेशन बढ़ने का मतलब ये है कि वार और तेज हो सकता है। वर्टिकल एस्केलेशन भी और हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन भी। क्या मतलब है दोनों टर्म्स का? देखो वर्टिकल एस्केलेशन बढ़ने का मतलब ये है कि अभी दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है मान लीजिए, और ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल होने लगे, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर वेपन्स। ये है वर्टिकल एस्केलेशन। हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन का मतलब यह है कि अभी तो सिर्फ दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है, मान लीजिए रशिया और नाटो के बीच में युद्ध स्टार्ट हो जाए, तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन हो जाना, ज्यादा हो जाना। समझ गए? तो दोनों तरह की एस्केलेशन के बढ़ने का रिस्क है। और कुछ कुछ देखो सिचुएशन वैसी ही है जैसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले थी, यानी 1916 के आसपास थी। और क्या फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि अनसर्टेनिटी ज्यादा रह सकती है? देखो अभी ना प्रोक्सी वार चल रहा है एक प्रकार से, यूक्रेन और वेस्टर्न कंट्रीज एक तरफ, दूसरी तरफ रशिया। लेकिन डायरेक्टली वार नहीं चल रहा है जैसा पिछले पॉइंट में मैंने आपको बताया। लेकिन हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन जब होता है ना तो डायरेक्ट वार स्टार्ट हो जाएगा, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ सकता है। क्योंकि देखो एक बार वेपन्स का यूज हुआ, ग्रुप्स बन गए, तो फिर कंफ्लिक्ट जो है वो बढ़ता ही जाता है, किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। नेक्स्ट पॉइंट है डिफेंस पर एक्सपेंडिचर से संबंधित। देखो पहले जर्मनी और फ्रांस जैसे जो देश थे अपने डिफेंस पर इतना नहीं खर्च कर रहे थे, लेकिन अब ऐसे ऐसे देश भी, जर्मनी, फ्रांस, जापान, ये अपने डिफेंस पर बहुत ज्यादा खर्च करने लगे हैं। इंडिया भी आपको पता है टॉप कंट्रीज में आता है जो डिफेंस पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। तो विभिन्न देशों का इस प्रकार से डिफेंस पर ज्यादा खर्चा करना वर्ल्ड को इंस्टेबिलिटी की तरफ ले जाता है। अब यहां पर एक बार आंकड़ा भी दिया जाता है जो आप देख लीजिए, ये देख लीजिए। जापान ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है कि वो अपनी जीडीपी का 2% डिफेंस पे खर्च करेगा, क्योंकि जापान को खतरा है चाइना से और नॉर्थ कोरिया से। इंडिया वर्ल्ड लीडर है डिफेंस स्पेंडिंग के मामले में, तो फिर इंडिया भी डिफेंस पर और ज्यादा खर्च कर सकता है। एक देखो दिक्कत ये है, अभी तक ना इंडिया रशिया पर बहुत हद तक डिपेंडेंट था सप्लाईज के लिए। हालांकि इंडिया ने अपना इंपोर्ट जो है डिफेंस संबंधित वो डाइवर्सिफाई किया है पिछले कुछ सालों में, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ इंपोर्ट अभी भी इंडिया रशिया से करता था। लेकिन अब इंडिया रशिया से अपने इंपोर्ट को काफी कम करेगा, दूसरे देशों से ज्यादा इंपोर्ट करने लगेगा। हालांकि देखो ऑलरेडी इंडिया डाइवर्सिफाई कर चुका था, लेकिन यूक्रेन रशिया वार के कारण और ज्यादा रशिया के ऊपर जो डिपेंडेंस है इंडिया कम करेगा। किसके पास जाएगा आपको भी पता है, क्वाड जैसे ग्रुप हैं उनके मेंबर कंट्रीज के पास इंडिया जाएगा, जैसे यूएस के पास, इजराइल के पास। फ्रांस क्वाड में नहीं है, इजराइल भी नहीं है, लेकिन बता रहा हूं यूएस क्वाड में है, इजराइल, फ्रांस, इन देशों के पास में इंडिया जाएगा अपनी डिफेंस सप्लाईज को इंश्योर करने के लिए। पहले ना देखो बहुत से देश ना जैसे इंडिया भी नैम जैसे ग्रुप में शामिल होना पसंद करते थे कि हम किसी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अब देखो जिस प्रकार से यूएस और यूएस के अलाइ कंट्रीज ने यूक्रेन की मदद की है ना, तो बाकी देशों को भी लगने लगा है कि हम अकेले दम पे अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाला जो कंसेप्ट था ना कि हम हमारे फॉरेन पॉलिसी संबंधित फैसले खुद लेंगे, खुद पर रिलाई करेंगे, वो देखो सही साबित नहीं हो रहा है।
क्योंकि जैसे यूक्रेन को आवश्यकता पड़ी यूएस और दूसरे देशों की रशिया का मुकाबला करने के लिए, तो इंडिया भी समझ चुका है कि हमें मदद की आवश्यकता तो पड़ेगी, अकेले दम पर हम चाइना का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तो मतलब ये जो कंसेप्ट है ना, जैसे नॉन अलाइन मूवमेंट, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की हम अपने फैसले खुद लेंगे, ये कंसेप्ट अब आने वाले समय में वीक होंगे। अब चाइना की बात करें, चाइना देखो ताइवान के मुद्दे पर यूएस और चाइना में टकराव है। कल भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था। चाइना अभी फिलहाल कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा है। चाइना देखो इंडिया के साथ लड़ाई करेगा, फिलहाल के समय में ऐसा नहीं लगता है, लेकिन कुछ चीजों पर चाइना कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जैसे ताइवान है, फर्स्ट आइलैंड चेन जो है, जिसमें जो आइलैंड्स आते हैं, यहां पे है नहीं, मैं आपको दिखाता फर्स्ट आइलैंड चेन के बारे में, जो यहां से गुजरती है ऐसे। तो फर्स्ट आइलैंड चेन में जो आइलैंड्स आते हैं ना, उनकी सुरक्षा को लेकर चाइना कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये जो इश्यूज हैं वो चाइना के काफी करीब हैं। अदरवाइज देखो चाइना भी अभी एस्केलेशन नहीं चाहता है ज्यादा, मतलब कन्फ्लिक्ट फिलहाल के समय में चाइना नहीं चाहता है यूएस के साथ, क्योंकि चाइना अभी कोविड-19 पर फोकस करना चाहता है। आईएमएफ ने चाइना की इकोनॉमी की जो फोरकास्टिंग है वो बहुत ज्यादा कम कर दी है। देखो ऐसी ऐसी अनेकों चीजें हैं जो ये बताती हैं कि वर्ल्ड जो है आने वाले समय में काफ़ी इनस्टेबल हो सकता है। जैसे पाकिस्तान का भी एग्जाम्पल दिया जाता है। पाकिस्तान अपनी बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज से जूझ रहा है, वहाँ पे खाने की कमी है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए बड़े टेरर अटैक करवा सकता है इंडिया के ऊपर। युद्ध नहीं करेगा, लेकिन इस प्रकार से टेररिज्म को स्प्रेड करना पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा। नेपाल में नई सरकार अभी आ गई है जो कहते हैं चाइना की तरफ इंक्लाइंड है, तो इससे ऐसी सिचुएशन से निपटना पड़ेगा इंडिया को। अफगानिस्तान अभी तालिबान के अंडर है। देखो अभी तालिबान के साथ इंडिया की इक्वेशन इतनी खराब नहीं है, मतलब कम से कम अफगानिस्तान जो अभी तालिबान के रूल के अंडर है, तालिबान के रिलेशन पाकिस्तान के साथ खराब हैं, तो तालिबान इंडिया से भी कोऑपरेट कर रहा है, चैनल्स कम्युनिकेशन के खुले हैं। लेकिन अफगानिस्तान से ना इस्लामिक स्टेट समेत दूसरे जो टेरर ग्रुप्स हैं ना, उनका खतरा आ सकता है। हो सकता है कि तालिबान इनकॉम्पिटेंट हो, तालिबान एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स को ठीक से संभाल ना सके, तो इसलिए देखो खतरा तो है। दूसरी तरफ बांग्लादेश, श्रीलंका जो हमारे पड़ोसी देश हैं, इनके साथ रिश्ते अभी ठीक ठाक है, मतलब अच्छे रिश्ते कह सकते हो। जैसे रिश्ते अभी नेपाल के साथ हैं, मतलब नेपाल में थोड़ा चाइना इंक्लाइंड गवर्नमेंट है, या फिर पाकिस्तान के साथ वैसे नहीं है। बांग्लादेश के साथ रिलेशन तो यूं कह सकते हो ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं, वहां पे शेख हसीना की सरकार है, और श्रीलंका की सरकार भी अभी पूरी तरह से चाइना की तरफ इंक्लाइंड नहीं है। लेकिन देखो इनको अच्छे से मेंटेन करना ये भी इंडिया के लिए जरूरी है। तो मतलब इस पूरे आर्टिकल में यही बताया जाता है 2023 का जो साल है वर्ल्ड में और ज्यादा इंस्टेबिलिटी वाला होगा। इंडिया को डेफ्ट डिप्लोमेसी का सहारा लेना होगा, मतलब स्किलफुल डिप्लोमेसी को अपनाना होगा, तभी जाके इंडिया अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वर्ल्ड में आने वाली इंस्टेबिलिटी से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद लास्ट आर्टिकल ई बसेस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? शुरू में देखो एक बैकग्राउंड दिया जाता है कि नवंबर 2021 में ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 26वीं मीटिंग हुई थी। इंडिया की तरफ से कमिट किया गया कि 2070 आते आते हम नेट जीरो टारगेट को अचीव कर लेंगे। मतलब नेट जीरो टारगेट मतलब वो सिचुएशन जितना कार्बन इंडिया एमिट करेगा उतना ही एब्जॉर्ब भी कर लेगा। नेट एमिशन इज इक्वल टू नेट एब्जॉर्प्शन। अब देखो इस टारगेट को अचीव करना है ना, तो इंडिया के पब्लिक बस फ्लीट को इलेक्ट्रीफाई करना जरूरी है। मतलब जो सड़कें नहीं, जो बसेस इंडिया की सड़कों पर दौड़ती है ना, वो ई बसेस होनी चाहिए। इसके फायदे देखो काफी ज्यादा हैं। एक फायदा तो आपको सीधा सीधा पता ही लग गया कि अगर बसेस इलेक्ट्रॉनिक होंगी तो एमिशन कम होगा, पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल होगा, तो हमें क्रूड ऑयल कम इंपोर्ट करना पड़ेगा दूसरे देशों से। लेकिन देखो ये ई बसेस की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है ना कम है। डीजल की बस चलानी है तो 1 किलोमीटर में आपको खर्चा आएगा 90 रुपए। ई बस चलानी है तो 1 किलोमीटर में खर्चा आता है 45 के आसपास, आधा खर्चा आता है। अभी 2022 में ना बहुत सारी स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशंस ने ना एक प्रकार से टेंडर रिलीज किया कि हमें ई बस खरीदनी है। अभी मतलब बहुत जल्द इंडिया 5450 ई बसेस को परचेज करने वाला है। ये तो सिर्फ 5 सिटीज की हमने बात की। तो एक मॉडल सजेस्ट करते हैं राइटर। अब दिक्कत पता क्या है,
इनिशियल कॉस्ट ना ई बस को परचेज करने की ज्यादा होती है, 1 से 1.5 करोड़ की आती है ई बस। अब स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के पास ना इतना पैसा नहीं है, वो ऑलरेडी घाटे में चल रहे होते हैं, क्योंकि उनको ना 1 किलोमीटर से पैसा मिलता है 35-40 के आसपास, खर्चा आता है जैसे मैंने आपको बताया 90 रुपए। तो बहुत लॉसेस में चल रहे होते हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। बहुत कम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हैं जो प्रॉफिट में चलते हैं। तो ना अभी ना स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन प्राइवेट प्लेयर्स के साथ टाई अप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र का स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, ये किसी एबीसी कंपनी के साथ में टाई अप कर ले और बोले कि भैया आप ई बसेस को प्रोक्योर कीजिए और पुणे में चलाइए, हम आपको इजाजत दे रहे हैं। पुणे के लिए मान लीजिए आप 50-100 जो ई बसेस हैं उनको प्रोक्योर कीजिए, वहां पे ऑपरेट कीजिए और रेवेन्यू अर्न कीजिए, हम आपको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो जो प्राइवेट प्लेयर्स है ना, वो बोलेंगे कि ठीक है हम ऐसा करेंगे कुछ सालों के लिए। जैसे होता नहीं कि हाईवे बिल्ड करना है, फिर ऑपरेट करना है, फिर बाद में मेंटेन करके ट्रांसफर कर देना है 10 सालों तक, कुछ कुछ वैसा ही ये होगा। जैसे 10-15 सालों तक प्राइवेट प्लेयर बसेस चलाएगा, ऑपरेट करेगा, मेंटेन करेगा, बाद में दे देगा स्टेट गवर्नमेंट को। ऐसा ही मॉडल सजेस्ट करते हैं। और इसमें देखो एक प्रोविजन ये किया जा सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट उस प्राइवेट प्लेयर को लैंड देगी, इंफ्रा देगी, ताकि वो प्राइवेट प्लेयर बसेस को पार्क कर सके, दूसरी चीजें यूज कर सके, जैसे चार्जिंग स्टेशन या मतलब चार्जिंग स्टेशन तो वही लेके आएगा प्राइवेट प्लेयर। जो भी जरूरी चीजें होती है ना, जरूरी इंफ्रा वगैरह, लैंड वगैरह जो दे सकता है स्टेट गवर्नमेंट, वो देगी गवर्नमेंट, बाकी सारी चीजें प्राइवेट प्लेयर लेके आएगा। तो ये है पूरा कंसेप्ट, नया मॉडल जो सजेस्ट करते हैं राइटर। अब देखो राइटर ये कहते हैं इसमें ना प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग जो है ना वो बहुत जरूरी है। प्राइवेट प्लेयर देखो तभी आएगा जब उसको ना एक प्रकार से सिक्योरिटी मिले स्टेट गवर्नमेंट से। अगर उसको पेमेंट सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो वो नहीं आएगा। उसके अलावा जैसे देखो सोलर एनर्जी के लिए एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन है ना, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI। अभी ना समय आ गया है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए भी ऐसा ही कोई रेगुलेटर होना चाहिए, डेडिकेटेड बॉडी होनी चाहिए जो मार्केट को डी रिस्क कर सके, रिस्क फ्री बना सके और कैपिटल रेज करने में मदद कर सके। तो ऐसी ही बॉडी अभी फिलहाल ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी चाहिए। इसके लिए आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये एग्रीमेंट कर सकते हैं। और ये जो एग्रीमेंट है जो 3 पक्षीय होगा, इससे स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा जो पेमेंट का वादा किया जाता है प्राइवेट प्लेयर से, उसको गारंटी मिल जाएगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया बसेस से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।